पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई। इस बैठक के बीच से ही निकली और आरोप लगाया कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। सीएम बनर्जी के इस दावे में कितना दम है, इसकी सच्चाई भी सामने आ गई है। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB फैक्ट चेक के मुताबिक इस दावे में बिल्कुल सच्चाई नहीं है और भ्रामक है। उनके बोलने का समय खत्म हो चुका था और इसे मार्क करने के लिए बेल भी नहीं बजाई गई थी। अल्फाबेटिकली ममता बनर्जी का नंबर लंच टाइम के बाद आना था, लेकिन पश्चिमी बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें स्पीकर के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था। अब इस मामले में पश्चिमी बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और हाल ही में TMC उम्मीदवार यूसुफ पठान से हार झेलने वाले अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। अधीर ने कहा कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। उन्होंने ममता बनर्जी के दावे को स्क्रिप्टेड करार दिया। इस बीच उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भी लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि ममता बनर्जी दिल्ली में तो संत बन जाती है, लेकिन वो पश्चिमी बंगाल में शैतान बन जाती है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में उन्होंने पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाया है। चौधरी ने 2 पन्नों के पत्र में लिखा, मैं पश्चिमी बंगाल में सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए आपके हस्तक्षेप की मांग करता हूं। मेरे लिए व्यक्तिगत स्तर पर राज्य में अराजक स्थिति को देखना न केवल परेशान करने वाला है, बल्कि बहुत पीड़ादायक भी है, जिसका कारण सत्तारूढ़ पार्टी का विपक्ष के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और समर्थकों के प्रति क्रूर रवैया है। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा फैलाए गए आतंक के कारण विपक्षी पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बहुत गहरी चिंता वाली बात जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है, वह है पश्चिमी बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा जारी रहने और विपक्षी कार्यकर्ताओं को धमकाया जाना। अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर एक के बाद एक आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि ममता झूठ बोल रही है कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाता है। वह खुद बंगाल में तानाशाही करती है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, नीति आयोग की बैठक के बारे में ममता बनर्जी जो बातें कह रही है, मुझे लगता है कि वह झूठ बोल रही है। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि किसी राज्य के सीएम को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ममता बनर्जी जानती थी कि वहां क्या होने वाला है। उनके पास पहले से ही स्क्रिप्ट थी। अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि जिस तरह से राहुल गांधी की देश भर में लोकप्रियता बढ़ रही है, उसमें ममता बनर्जी को जलन हो रही है। इतना ही नहीं, अधीर ने यह भी कहा कि चुनाव हो या न हो, बंगाल में जिस तरह की अराजकता का सामना करना पड़ रहा है, नगर निगम चुनाव में हमें वोट देने का मौका नहीं मिला, जबरदस्ती चुनाव जीतते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वहां केंद्र द्वारा सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, इसलिए कुछ स्थानों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दिल्ली में ममता बनर्जी संत की तरह नजर आती है, लेकिन कोलकाता आते ही इनका रूप बदल जाता है। बंगाल में अघोषित आपातकाल है। तानाशाही का स्वरूप रोज देखने को मिलता है। ममता लगातार झूठ बोल रही है कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। राज्यसभा में किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। इसमें कांग्रेस के कई नेता अपने विचार रख रहे थे। किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान बहस छिड़ने पर सभापति जगदीप धनखड़ के साथ सुरजेवाला की तीखी नोकझोंक हो गई। इस पर धनखड़ ने सुरजेवाला को सदन से बाहर जाने का नोटिस थमा दिया। सभापति जगदीप धनखड़ ने सुरजेवाला से कहा कि शांत हो जाइए, आपको भी मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। लेकिन सुरजेवाला ने हंगामा शुरू कर दिया। उनके हंगामे से अन्य सांसद भी बेकाबू होने लगे, जिस पर धनखड़ को गुस्सा आ गया। उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को वार्निंग दी, लेकिन वे शांत नहीं हुए। इस पर सभापति ने सुरजेवाला को सदन से बाहर निकलने का नोटिस थमा दिया।
सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुरजेवाला आप शांत हो जाए और मंत्री क्या कह रहे हैं वह सुने। वे आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। सदन की गरिमा बनाए रखिए। लेकिन हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं राजस्थान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने विधानसभा में बोलते हुए गालियों की बौछार कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सदन में सभापति को भी धमकी दे दी। कांग्रेस विधायक ने सभापति से कहा कि कोटा में रहना है कि नहीं। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भी नहीं छोड़ा और उन्हें खूब गालियां दी। यह विधायक कोई और नहीं बल्कि वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल है। जिस वक्त यह वाकया हुआ उस वक्त सभापति के आसन पर कोटा दक्षिण से विधायक संदीप शर्मा थे। उन्होंने कम समय की बात करते हुए शांति धारीवाल को अपनी बात खत्म करने के लिए कहा। इस पर धारीवाल ने 5 मिनट और मांगे, लेकिन सभापति ने असमर्थता जताई और कहा आज बोलने वाले 65 लोग हैं। इस पर धारीवाल ने कहा अरे कितने भी बोलने वाले हो, देर तक चला लेना। धारीवाल ने सभापति संदीप शर्मा से कहा तुम कोटा के हो, कोटा में रहना है या नहीं तुम्हें। इतना ही नहीं, नगर पालिका और प्राधिकरणों के अधिकारियों का जिक्र करते हुए भी शांति धारीवाल ने गालियां दे डाली। इस दौरान शांति धारीवाल और सभापति संदीप शर्मा भी मुस्कुराते हुए बातें करते नजर आए। शांति धारीवाल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग उनकी खूब आलोचना कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस विधायक के बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने कहा कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने विधानसभा में अपशब्द बोले हैं। यह है राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल। भाजपा नेता ने आगे कहा विधानसभा में धमकी दे रहे हैं, आपको कोटा में रहना है या नहीं देख लेंगे। स्पीकर पद के लिए कांग्रेस का यह सम्मान है जो कि एक संवैधानिक पद है। दिल्ली में इनके नेता संविधान की रक्षा का ढोंग करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या इन पर कोई कार्रवाई करेगी या जयराम रमेश सिर्फ बयान से किनारा करेंगे। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी शुक्रवार को व्यवस्था दी कि वे सदन में कांग्रेस के एक विधायक द्वारा अपशब्द बोले जाने के मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह बहुत गंभीर बात है और साथ ही निंदनीय और शर्मनाक है कि पूर्व मंत्री रहे वरिष्ठ विधायक के मुंह से ऐसे शब्द निकले। देवनानी ने कहा ऐसी इस सदन की परंपरा नहीं रही है। मैं इस मामले में परसों खुद पूरा वीडियो देखकर चर्चा कर संसदीय मंत्री व शेष सदस्यों से चर्चा कर अपना निर्णय दूंगा। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने पिछले विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। तब वे अखिलेश यादव के साथ थी। साल 2022 में केशव को सिराथू से हराकर वे लाइमलाइट में आई थी। पल्लवी पटेल मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है। दोनों बहनों के रिश्ते 36 के हैं। अनुप्रिया की पार्टी अपना दल यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। अनुप्रिया के पति आशीष पटेल भी योगी सरकार में मंत्री है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में मची अटकलों के बीच अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने शुक्रवार को संगम नगरी प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में पल्लवी पटेल ने आरक्षण से लेकर संविधान तक के मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन सूबे की योगी सरकार के खिलाफ नरम रुख अपनाए रही। आमतौर पर सरकार के खिलाफ मुखर रहने वाली पल्लवी पटेल ने इस सभा में सिर्फ दलितों, पिछड़ों और उपेक्षितों की बात की। आरक्षण और संविधान को समाज में बराबरी का सबसे बड़ा हथियार बताया, लेकिन कानून व्यवस्था से लेकर भेदभाव जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी। इन मुद्दों पर पल्लवी खासी मुखर रहती है और योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पल्लवी पटेल ने शुक्रवार को प्रयागराज के फूलपुर इलाके में छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यूपी में जिन 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है उसमें उनका पीडीएम गठबंधन अपने उम्मीदवार उतारेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद पल्लवी पटेल के नरम रुख ने सियासी अटकलों को हवा दे दी है। सीएम योगी से मुलाकात के बाद पल्लवी पटेल ना तो मीडिया के सामने आई है और ना ही उन्होंने कोई बयान जारी किया है। पल्लवी पटेल की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात उस वक्त हुई है जब सीएम और डिप्टी सीएम में तल्खी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है।
पल्लवी पटेल ने 2022 के विधानसभा चुनाव में शिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। पल्लवी पटेल की पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और उसके बाद जनसभा में सरकार को लेकर नरमी नई सियासी अटकलों को पैदा कर रही है। बता दें कि पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल अभी एनडीए में हैं और बीते दिनों में योगी सरकार के खिलाफ नजर आई है। वह आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरती रही है। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है। पार्टी के पास 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव अपनी क्षमता के प्रदर्शन का एक बड़ा माध्यम है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 16 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। उसके अलावा पिछले दिनों वे लगातार पार्टी के सीनियर नेताओं और गठबंधन सहयोगियों से मिल रहे हैं। भाजपा अभी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, सोनेलाल निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पल्लवी पटेल को भाजपा अपने साथ जोड़ सकती है। खैर, आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। मान लिया भाजपा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की नीति पर चलने की कोशिश करती है, लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं है। उनका एजेंडा भी हमेशा जातिवादी और हिंदू विरोधी भावनाएं भड़काने पर केंद्रित होता है। कांग्रेस शासित कर्नाटक में रामनगर जिले का नाम बदलना इसका ताजा उदाहरण है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से उनके इस फैसले को लेकर काफी आलोचना की जा रही है। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले को भगवान श्री राम के नाम से जोड़ते हुए दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी मानसिकता रखती है। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार यानी 26 जुलाई को एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ रख दिया जा रहा है। यह फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस बात की घोषणा कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का निर्णय लिया है। यह यहाँ के लोगों की मांग पर किया गया है। राजस्व विभाग इस प्रक्रिया को शुरू करेगा। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि सिर्फ जिले का नाम ही बदलने का फैसला किया गया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी और राम विरोधी मानसिकता रखती है। सरकार के इस फैसले का भाजपा और जेडीएस ने भी कड़ा विरोध किया है। इनका कहना है कि रामनगर में रियल एस्टेट को बढ़ाने की मंशा से नाम बदला गया है। इस तरह के कदम से विकास नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री और जेडीएस के नेता कुमारस्वामी ने रामनगर का नाम बदलने को लेकर डी.के. शिवकुमार की कड़ी आलोचना की है और अनशन करने की चेतावनी भी दी है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मैसूर अर्नब डेवलपमेंट अथॉरिटी मुंडा से जुड़े कई घोटालों में कांग्रेस सरकार के शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार अन्य मुद्दे और जनता की परेशानियों से जनता का ध्यान भटका रही है। सरकार इन सभी को दूर करने के बजाय रामनगर जिले का नाम बदलने का विकल्प चुना। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी को भगवान श्री राम से इतनी नफरत क्यों है। कर्नाटक में जहां मुंडा घोटाला और वाल्मीकि घोटाला जैसे चल रहे हैं, वहां जनता के मुद्दों को सुलझाने के बजाय रामनगर का नाम बदल दिया गया। पूनावाला ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि क्या कर्नाटक सरकार ने यह फैसला अपने रियल एस्टेट के फील्ड में शामिल दोस्तों के फायदे के लिए और भगवान राम के लिए दुश्मनी की वजह से लिया है। उन्होंने आगे कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहले भी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राम मंदिर बनने के समय भी विरोध किया था। कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का भी कई बार जिक्र किया है। कांग्रेस के सहयोगियों ने रामचरितमानस के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणी की है। पूनावाला ने ये भी कहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदला गया, जिसका नाम गणतंत्र मंडल और अशोक मंडल रख दिया गया। कांग्रेस ने इसकी भी आलोचना की थी। इसके बाद भी उसने रामनगर जिले का नाम बदल दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। तमाम उठापटक के बीच बीजेपी नेतृत्व योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया है। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में 2024 के परिणामों की समीक्षा के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रही है। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे और नीति आयोग की बैठक और शनिवार को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। इससे पहले वरिष्ठ भाजपा नेता BL संतोष के साथ योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। इन्हीं सबके बीच भाजपा के एक शीर्ष नेता ने न्यूज 18 को बताया है कि योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं
और पार्टी उन पर पूरा भरोसा करती है। किसी भी अफवाह का कोई आधार नहीं है। बीजेपी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में मुख्यमंत्रियों की परिषद की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। बैठक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बीजेपी के प्रमुख नेता जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में यूपी में चल रही सियासी खींचतान पर भी फैसला हो सकता है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे थे, जिसे लेकर आला कमान काफी नाराज है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि नीति आयोग की मीटिंग बीच में छोड़कर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों का काफी नुकसान किया है। पीयूष गोयल ने कहा, ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार कर अपने प्रदेश की जनता का नुकसान किया। इस पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उनका माइक बीच में ही बंद कर दिया गया था। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री लंबे समय तक बोलते रहे, लेकिन ममता बनर्जी का माइक 5 मिनट में ही बंद कर दिया गया। इस पर गोयल ने कहा, किसी को 5 मिनट का समय नहीं दिया गया था, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। पीयूष गोयल ने आगे कहा, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है निर्मला जी ने जवाब दे दिया है। वहीं इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों को पर्याप्त समय दिया गया। ममता बनर्जी का दावा पूरी तरह से झूठा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता बनर्जी का यह दावा पूरी तरह से झूठा है। उनका माइक्रोफोन बंद नहीं किया गया था। बैठक में प्रत्येक मुख्यमंत्री को बोलने की उचित समय दिया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई। हम सभी ने उनकी बातें सुनी। प्रत्येक मुख्यमंत्री को आवंटित समय दिया गया था। हर टेबल के सामने लगी स्क्रीन पर भी यह दिख रहा था। उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। यह पूरी तरह से झूठ है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, सभी को पर्याप्त समय दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, जो सच नहीं है। उन्हें झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने के बजाय इसके पीछे की सच्चाई को बताना चाहिए। वहीं प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, यह दावा किया जा रहा है कि नीति आयोग की 9वीं बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। यह दावा भ्रामक है। घंटी केवल यह दिखा रही थी कि उनका बोलने का समय समाप्त हो गया है। यहाँ तक कि घंटी भी नहीं बजाई गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।